जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोग का माई पी सी एस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम लोग जो यूपी पी सी एस मेंस के एथिक्स के जो सीरीज चला रहे हैं उसका हम लोग आज शायद पांचवा या छठवां क्वेश्चन देखेंगे। और इस प्रकार से क्वेश्चन जिस प्रकार से आते हैं एग्ज़ाम्स में, यूपी पी सी एस मेंस के एग्ज़ाम में, उसी टाइप के क्वेश्चन पे यहाँ हम लोग प्रैक्टिस को क्वेश्चंस को देख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए चलिए उसी सीरीज़ में हम लोग अपने क्वेश्चंस को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और जिन्होंने भी पिछला क्वेश्चन नहीं देखा होगा उसको देख लेंगे कि उसमें कैसे-कैसे क्वेश्चंस के कीवर्ड्स क्या हैं, कौन-कौन कहाँ से क्वेश्चन क्या-क्या डिफाइन करना है, कैसे करना है। तो आइए चलिए इसी के साथ मैं इस क्वेश्चन के सीरीज़ पे चलते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे क्या-क्या क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 3 है। ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस promises an accountable state, but a balance has to be achieved between disclosure requirement and administrative privilege for efficient governance. Discuss 150 वर्ड में इस क्वेश्चन को लिखना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। पारदर्शी शासन के जवाबदेह राज्य का वादा करता है। तो जो पारदर्शी शासन है, ट्रांसपेरेंस गवर्नेंस जो होती है, एक क्या होता है, उसकी जवाबदेही होती है राज्य के विरुद्ध क्या होता है, एक वादा होता है कि हमारे पास हमारे सारे कामों की एक ट्रांसपेरेंसी, और हमारे शासन प्रशासन क्या है, ट्रांसपेरेंट है। लेकिन कुशल शासन के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताओं और प्रशासनिक विशेषाधिकारों के बीच संतुलन बनाना होगा। लेकिन अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, लेकिन कुशल शासन के लिए जो प्रकटीकरण की जो आवश्यकताएं हैं, जो खुलासा होता है आवश्यकता, और प्रशासनिक विशेषाधिकार जो विशेषाधिकार, प्रशासन के जो कुछ इम्पोर्टेंट फैसले होते हैं उसके जो विशेषाधिकार होता है के बीच संतुलन बनाना होगा। चर्चा कीजिए। तो इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि इस क्वेश्चन में 2 से 3 पार्ट हैं। पहले तो हमें बताना पड़ेगा कि पारदर्शी शासन क्या है। अब पहला हम लोग का क्या होगा, डिफाइन करेंगे हम लोग पारदर्शी शासन क्या है। और इसमें हम लोग देखेंगे कुशल शासन के लिए जो प्रकटीकरण की आवश्यकता है, जो खुलेपन की आवश्यकता है, इससे क्या तात्पर्य है और इससे क्या लाभ क्या हानि हो सकती है। और प्रशासनिक विशेषाधिकार, इससे इसके जो प्रशासनिक विशेषाधिकार हैं, जैसे मान लीजिए कोई नेशनल सिक्योरिटी पे कोई चीज़ें बनी हुई हैं, उसको हम लोग ऐसे पारदर्शी तरीके से उसको पब्लिकली नहीं छोड़ सकते। तो इसी प्रकार के प्रशासनिक कुछ विशेषाधिकार होते हैं के बीच संतुलन बनाना होगा। ट्रांसपेरेंसी रखिए, लेकिन जो प्रशासनिक विशेषाधिकार है उसके बीच कुछ संतुलन बनाकर चलना होगा। इस पे चर्चा करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले तो हम ट्रांसपेरेंसी पारदर्शी शासन का क्या करेंगे, हम डिफाइन करेंगे उसको। तो ट्रांसपेरेंसी रिफर टू ओपननेस एंड मेकिंग सिटीजन्स अवेयर अबाउट द गवर्नेंस, बेस्ट डिसीजन, रीजंस बिहाइंड टेकिंग देम। तो जो पारदर्शिता क्या पारदर्शिता को रिफर कहा जा सकता है कि ये ओपननेस एंड मेकिंग सिटीजन्स अवेयर अबाउट द गवर्नेंस, बेस्ट डिसीजन, रीजन बिहाइंड देम। तो इसके पीछे तो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन क्या है पारदर्शिता की, कह सकते हैं एक प्रकार से कि जो पारदर्शिता है, जो खुलापन है गवर्नेंस की, और ट्रांसपेरेंसी एंड जो नागरिकों के बीच जो शासन आधारित जो निर्णय हैं, उनके जो कारणों के बारे में जो जागरूकता है, उसी को ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। यानी क्या, ट्रांसपेरेंसी रिफर टू ओपननेस, जो खुलापन है, मेकिंग सिटीजन्स अवेयर, और सिटीजन्स को अवेयर करने अबाउट गवर्नेंस, गवर्नेंस के, गवर्नमेंट के बारे में, बेस्ट उसके गवर्नमेंट के जो बेस्ट डिसीजन है, और रीजन बिहाइंड टेकिंग देम, और इस डिसीजन को लेने में, इस डिसीजन को बनाने में उसके जो पीछे के रीजन है बिहाइंड दे टेकिंग देम। तो ये सब सारे ओपन हो और इसमें पारदर्शिता हो, तो ये होती है ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट हम लोग देख ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी।
जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, जवाबदेहिता क्या है? तो अगर रिकॉर्ड इन ओपन, अगर इसके देख अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी की पारदर्शिता की अकाउंटेबिलिटी देखें तो रिकॉर्ड इन ओपन, रिकॉर्ड ओपन में जो भी रिकॉर्ड होते हैं वो खुले में, जैसे ओपन ओपन होते कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है। तो पब्लिक कैन अराइज क्वेश्चन, तो पब्लिक क्या करेगी, उस पर क्वेश्चन अराइज करेगी। जैसे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पेगासस पेगासस अटैक, जो पेगासस जो न्यूज़ में था, पेगासस अटैक केस जो था, पब्लिक डिमांडिंग एक्सप्लेनेशन। तो इस पे क्या कर रही थी, पब्लिक डिमांड कर रही थी कि इसको आप बताइए, इसके जनता क्या कर रही थी, इसका स्पष्टीकरण मांग रही थी। तो इस पे क्या कर रहे हैं, गवर्नेंस को इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। दूसरा क्या है, पब्लिक पार्टिसिपेशन थ्रू राइट टू इंफॉर्मेशन। अब पब्लिक इसमें क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, जो राइट टू, इनमें जो सूचना का अधिकार के माध्यम से जन भागीदारी में पार्टिसिपेट है। तो ये जो डिटरेंस अगेंस्ट मेल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कुप्रशासन है उसके खिलाफ, इसके निवारण के लिए पब्लिक क्या करती है, आरटीआई के थ्रू चीज़ों को पाती है। ऑडिट रिपोर्ट इन ओपन, जो ऑडिट रिपोर्ट होती है इसको इसकी वित्तीय जांच होती है, फाइनेंशियल स्क्रूटनी होती है। रिपोर्ट इन ओपन अगर होगी, जो ऑडिट रिपोर्ट होगी अगर ओपन में होगी तो इसकी फाइनेंशियल वित्तीय जांच होगी। अ, अब हम इसमें देखेंगे कि प्रकटीकरण आवश्यकता और प्रशासनिक विशेषाधिकार के बीच जो संतुलन बनाना होगा, इसके बारे में हम लोग देखें। बैलेंस बिटवीन डिस्क्लोजर एंड प्रिविलेज, डिस्क्लोजर यानी प्रकटीकरण यानी खुलासा, और प्रिविलेजर यानी विशेषा अधिकार। सर्टेन privilege such as a secret proceeding allowed under Article 105, where parliamentarians can decide what is published regarding session discussion are essential। तो यहाँ पे सर्टेन जो कुछ विशेषाधिकार होते हैं, सच एज सीक्रेट प्रोसीडिंग अलाउड अंडर, जो सीक्रेट प्रोसीडिंग होती है कि गुप्त कार्रवाइयाँ होती हैं जो की अनुमति आर्टिकल 105 के अनुसार अगर हम देखें तो उसके राइट टू हो। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आर्टिकल 125 में क्या है कि जो सीक्रेट प्रोसीडिंग होती है, तो इसमें संसद इस पे ये अपना संसद का भी ये विशेषाधिकार है कि वो इस सीक्रेट प्रोसीडिंग को जो संसद में हो रही है उसको पब्लिक करे या ना करे, इस पे ये संसद तय करेगी, कर सकती है कि सत्र की जो चर्चा है उसको, उसके बारे में क्या उसको प्रकाशित किया जाए या ना किया जाए। तो यहाँ पे कैन डिसाइड, पार्लियामेंट्रियंस कैन डिसाइड, वो डिसाइड करेंगे व्हाट इज पब्लिश्ड रिगार्डिंग सेशन, और जो सेशन के रिगार्डिंग क्या पब्लिश किया जाए क्या नहीं, ये आर्टिकल 105 में है कि वो संसद को विशेषाधिकार है कि वो क्या चीज़ें संसद की पब्लिक करे, क्या कौन सी चर्चा पब्लिक करे, कौन सी चर्चा नहीं पब्लिक करे। और इसके बाद हम लोग देखें तो ऐसा क्यों, तो टू अवॉइड अंडर पब्लिक प्रेशर, तो जो जन दबाव से बचने के लिए, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखें कि सम सेक्शंस आस्किंग इंडिया टू वेगा आर अगेंस्ट पाकिस्तान फेड अप विद कॉन्सिलेटरी अप्रोच। तो बार बार क्या करते हैं, जन दबाव में कभी ये होता है कि से बचने के लिए, जैसे कुछ वर्ग हैं, सम सेक्शंस, यहाँ पे देखेंगे कि सम सेक्शंस आस्किंग इंडिया, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो के खिलाफ जो युद्ध छेड़ने के लिए कहते रहते हैं कि कुछ वर्ग हमारे हम हमारे समाज में कुछ वर्ग हैं कि हमेशा बोलते हैं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध छेड़ देना चाहिए, और कुछ सुलह के दृष्टिकोण से क्योंकि क्या कहते हैं कि वो बहुत इतनी स्तर की बातें हो गई सुलह से, वो परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं, तो कॉन्सुलेट, तो कुछ सेक्शंस हमारे समाज में ऐसे हैं। तो दूसरा क्या है, टू मेक इन डेप्थ डिस्कशंस
ऑन सेंसिटिव टॉपिक ऑफ सिक्योरिटी, दैट इज सर्टेन कोड ऑन सिक्योरिटी वेपन्स। अब दूसरा क्या कह रहा है, सुरक्षा से जो सिक्योरिटी के संवेदनशील मुद्दे होते हैं, विषय होते हैं, उस पर गहन चर्चा अ, करने के लिए, जैसे सुरक्षा हथियारों पर कुछ कोड होता है, तो ये चीज़ें सारी पब्लिक इसमें प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता। ये संसद का विशेषाधिकार होता है, प्रशासनिक विशेषाधिकार होता है। इन सब चीज़ों को अ अ, प्रकट नहीं किया जा सकता, ओपन नहीं रखा जा सकता। तीसरा अगर हम लोग देखें, टू मेंटेन ट्रस्ट विद फॉरेन कंट्रीज, और कोई भी जैसे हम लोग डील करते हैं किसी दूसरे कंट्री से, तो उनकी जो प्राइवेसी होती है उसको हमें मेंटेन करके रखना है। टू ट्रस्ट विद फॉरेन कंट्रीज, तो उनके साथ विश्वास हमें बनाए रखना है। ये क्या है, एक पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी है, ये एक कूटनीति का हिस्सा होता है। ऐसे कुछ समझौतों में एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ समझौतों में गोपनीयता खंड होता है। इस प्रकार के अगर हमने किसी देश से किसी चीज़ को लेकर डील की और उसको ओपन कर दिया, तो उसमें उस देश की भी पारदर्शिता खंडित होती है, अपनी तो होती ही है जो डील में हुआ है। तो कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं कि उनको उसे विशेषाधिकार में रखकर उस चीज़ को ओपन नहीं कर प्रकट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे। दस अ बैलेंस मस्ट बी मेड बिटवीन ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिविलेज। तो अब यहाँ पे क्या करना है कि एक बैलेंस बनाकर चलना है कि पारदर्शिता और किसमें ट्रांसपेरेंसी और विशेषाधिकार में पारदर्शिता बना के चलना, संतुलन बनाना होगा। और इसमें अल्टीमेट गोल जो अंतिम लक्ष्य होगा, मस्ट बी सिटीजन सेंट्रिक, और नागरिक केंद्रित होना चाहिए, केंद्रित प्रशासन होना चाहिए, और कल्याणकारी। अगर वेलफेयर के यहाँ पे देखें तो वेलफेयर स्टेट एज अंडर आर्टिकल 38 ऑफ, तो कल्याणकारी राज्य होना चाहिए, जैसे कि संविधान के किसमें एज अंडर आर्टिकल 38 में कहा गया, में उल्लेख है इसका, कि संविधान के अनुच्छेद 38 में इसका उल्लेख है कि राज्य का अंतिम लक्ष्य होगा नागरिक केंद्रित प्रशासन और कल्याणकारी राज्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें इस क्वेश्चन को देखा। जो क्वेश्चन था हम लोग के, पारदर्शी शासन एक जवाबदेह राज्य का वादा करता है, लेकिन कुशल शासन के लिए प्रकटीकरण आवश्यकताओं और प्रशासनिक विशेषाधिकारों के बीच संतुलन बनाना होगा। चर्चा कीजिए। तो इसमें हम लोगों ने पारदर्शी शासन क्या होता है देखा, प्रकटीकरण आवश्यकताओं क्या, और प्रशासनिक विशेषाधिकार के जो बीच में संतुलन बनाना है उसमें उसको हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3B। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि सिटीजन एम्पावरमेंट, जो नागरिक सशक्तिकरण की बात है, इज अ नेचुरल आउटकम ऑफ ए सिटीजन्स चार्टर। तो ये जो नागरिक सशक्तिकरण है, ये सिटीजन चार्टर का एक स्वाभाविक परिणाम है। जो सिटीजन चार्टर आया था, तो जिसमें नागरिकों के सशक्तिकरण की बात कही गई थी। तो भारतीय संदर्भ में समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो भारत के संदर्भ में हमें यहाँ पे समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो आइए देखते हैं कि नागरिक सशक्तिकरण, पहले तो हम लोग देखेंगे सिटीजन चार्टर है क्या। तो इसमें अगर हम लोग सिटीजन चार्टर को एक्सप्लेन करें, तो सिटीजन चार्टर इज ए कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट बाय एनी गवर्नमेंट बेस्ड कॉर्पोरेशन और डिपार्टमेंट दैट कंटेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड पब्लिक एंड ड्यूटी ऑफ पब्लिक। तो ये सिटीजन जो चार्टर है, किसी भी सरकार की जो होती है गवर्नमेंट की, सिटीजन चार्टर इज ए कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट बेस्ड कॉर्पोरेशन। ये गवर्नमेंट बेस्ड कॉर्पोरेशन होता है, जिसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा कह सकते हैं फाइल होती है, दस्तावेज होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कंटेंट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड पब्लिक एंड ड्यूटीज ऑफ पब्लिक, जिसमें जनता के प्रति जो होती है कि उसकी गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी और जनता के कर्तव्यों का उल्लेख होता है। डिपार्टमेंट दैट कंटेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड पब्लिक एंड ड्यूटीज ऑफ पब्लिक, कि जनता के क्या जिम्मेदारी है और जनता के क्या कर्तव्य हैं। इसमें इस सिटीजन चार्टर में इसमें लिखा होता है। तो आइए देखते हैं कि सिटीजन चार्टर को
सिटीजन चार्टर एम्पावरमेंट। तो इसमें नागरिक सशक्तिकरण के लिए इस चार्टर की क्या भूमिका है, तो देखते हैं। पहला, ट्रांसपेरेंसी बाय क्लियर लेइंग आउट द मोटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कह रहा है कि जो ट्रांसपेरेंसी जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के जो उद्देश्य हैं को स्पष्ट रूप से बताता है ये, बाय क्लियरली लेइंग आउट द मोटिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अकाउंटेबिलिटी देखते हैं, तो जवाबदेहिता में क्या है इसकी, इन केस ऑफ वायलेशन, अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो इसमें जवाबदेहिता होती है उसकी। इस चार्टर सिटीजन जो चार्टर है इसका कोई उल्लंघन करता है कि इसके खिलाफ अगर कोई कुछ दूसरा वर्क करता है तो इसमें उसकी जवाबदेहिता होती है, वो इसका वायलेशन क्यों किया है उसका। तीसरा हम लोग देखें तो ले आउट ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन। तो शासन में जन भागीदारी क्या होता है कि ले आउट ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन। तो इसमें जो इसकी इस सिटीजन चार्टर की जो ड्यूटीज़ का जब लेआउट बनाया जा रहा था तो इसमें क्या करना चाहिए कि उनको भी शामिल करना चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं, पब्लिकली दे देना चाहिए कि ये लेआउट है, पब्लिक एक बार रिव्यू करे उसके बाद अपने कुछ व्यूज़ दे। तो इस प्रकार के लेआउट ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन, इसको पहले पब्लिक डोमेन में देना चाहिए। जनरेट अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स, और पब्लिक को क्या करना चाहिए, जनरेट उनके अंदर समाज में क्या करना चाहिए कि पहले अवेयरनेस इसके बारे में फैलाना चाहिए, और इसके कि हम सिटीजन्स के क्या 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 राइट्स हैं। तो ये हो गया हमारे सिटीजन चार्टर के एम्पावरमेंट करने के लिए एक अब इसको हम लोग चैलेंजेस देखेंगे। चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं। सिटीजन चार्टर्स आर नॉट फॉर्म विथ पब्लिक कंसुलेशन। तो सिटीजन चार्टर जो तो चैलेंजेस में अगर देखा जाए तो इसमें सिटीजन चार्टर आर नॉट फॉर्म विथ पब्लिक कंसुलेशन। जो सिटीजन चार्टर है वो पब्लिक के परामर्श से नहीं बनाए जाते हैं। और दूसरा देखते हैं, लिंग्विस्टिक बैरियर्स एज ओनली इन मेन लैंग्वेज। और ये क्या होता है कि ये केवल मुख्य भाषाओं में ही होता है, होने के कारण ये इस पे भाषाई बाधाएं आती है। लिंग्विस्टिक बैरियर, भाषाई बाधाएं एज ओनली इन मेन लैंग्वेज, जो मुख्य भाषा में, नॉट इन्फोर्सेबल, ये परिवर्तनीय नहीं होता है। लैक ऑफ अवेयरनेस अमॉन्ग जनरल पब्लिक, और इसके बारे में आम जनता के में इसकी जागरूकता की कमी है, यानी अवेयरनेस अमॉन्ग जनरल पब्लिक। नो ग्रीवनेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, और इसके कोई भी शिकायत को, जो शिकायत होती है, ग्रीवनेस होता है, रिड्रेसल मैकेनिज्म, कोई भी इसका शिकायत निवारण पत्र नहीं है। तो ये हो गया इसके चैलेंजेस है। वे फॉरवर्ड में क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो सेकेंड अगर हम लोग देखें कि आगे का क्या रास्ता है इसके बारे में, तो सेकेंड एआरसी रिपोर्ट सजेशन ऑन सिटीजन चार्टर मस्ट बी अडेड बाय, कि जो सेकेंड एआरसी रिपोर्ट है, इस पे सेकेंड एआरसी रिपोर्ट पे दिया था कि सिटीजन चार्टर पे मस्ट बी अडेड बाय, कि इस सिटीजन चार्टर पे सुझाव का पालन, जो एआरसी सेकेंड एआरसी रिपोर्ट में दिया था उसके सुझाव का पालन करना चाहिए। जो एआरसी रिपोर्ट में दिया था, वाइड स्केल पार्टिसिपेशन इनवाइटिंग सजेशन बिफोर फार्मिंग, तो व्यापक स्तर पर जो भागीदारी होगी उसको प्रॉपर चैनल कंप्लेंट बॉक्स, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रॉपर चैनल बनाना पड़ेगा, कंप्लेंट बॉक्स बनाना पड़ेगा, एक टाइमली रेजुलेशन ऑफ गवर्नेंस, जो भी शिकायत आती है उसकी टाइमली समाधान करना होगा। तो सिटीजन चार्टर इफ फॉर्म्ड एडुकेटली कैन सर्व एज इम्पॉर्टेंट टूल इन इंश्योरिंग सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यदि ये सिटीजन चार्टर को पर्याप्त रूप से बनाया जाए तो वे नागरिक केंद्रित प्रशासन को जो सुनिश्चित करेंगे, जो ना सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने में के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम कर सकता है।
तो इसको हम लोगों ने देखा कि सिटीजन चार्टर इस फॉर्म बनता है तो एडुकेटली कैन सर्व एज इम्पॉर्टेंट टूल। एक ये इम्पॉर्टेंट टूल होगा इन इंश्योरिंग सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, नागरिक केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ये एक अच्छा टूल होगा सिटीजन चार्टर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखा कि कैसे-कैसे इसकी भूमिका, कैसे-कैसे इसके पॉइंट्स देख सकते हैं, बना सक के लिख चैलेंजेस। इसमें समालोचन करने के लिए बोला था, तो समालोचनात्मक मूल्यांकन यहाँ पे इसका मतलब हो गया कुछ उसकी अच्छाइयाँ बताइए, कुछ बुराइयाँ बताइए। तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हमने बताए, सिटीजन चार्टर एम्पावरमेंट के लिए कुछ यहाँ पे दिया गया और उसमें एट लास्ट इसके आगे की राह क्या होगी और यहाँ पे कंक्लूज़ करके हमने छोड़ दिया। तो इस प्रकार हम लोगों ने 2 क्वेश्चन किए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।